जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 30th ऑफ जून के करंट अफेयर्स यानी जून मंथ के लास्ट डे के करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके मेनली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी मंथली, डेली, वीकली, एमसीक्यू फॉर्मेट में या स्टैटिक क्विज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस डाक कर्मयोगी। डाक कर्मयोगी, देखिए कर्मयोगी मिशन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो आईएएस ऑफिसर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत। अब रिसेंटली कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि कर्मयोगी का ही पार्ट है, जिसका नाम है डाक कर्मयोगी। अब डाक कर्मयोगी में डाक के जो सेक्टर्स के जो लोग हैं, यानी जो पोस्ट, डाक को इंग्लिश में बोला जाता है पोस्ट, यानी पोस्ट सेक्टर में यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है डाक कर्मयोगी। और डाक कर्मयोगी में ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस ई लर्निंग पोर्टल यानी डिजिटली ही घर बैठे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी टू द ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इससे क्या होगा कि स्मूथ पोस्ट जो इस प्रोसेस है पोस्ट की वो स्मूथ हो जाएगी, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। क्या क्या परेशानी फेस की जाती है, कैसे इजीली पोस्ट की जा सके, कैसे इजीली रिसीव की जा सके, काफ़ी कई चीज़ें हैं। रिटर्न हो तो उनकी क्या पॉलिसी, काफ़ी किस चीज़ें हैं इस ई लर्निंग पोर्टल में। तो ये डाक कर्मयोगी, इसका याद रखिए नाम है डाक कर्मयोगी। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? कम्युनिकेशन मिनिस्टर के द्वारा, अश्विनी वैष्णव, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, मेटा एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसे हेड किया जाता है अर्जुन मुंडा के द्वारा, और मेटा जो कि फेसबुक का नया नाम है मेटा, इन्हें दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है गोल का सेकेंड वर्जन। देखिए कल हमने पढ़ा था गोल वह गुजरात का आउटकम एसोलेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म था, यानी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म था, लेकिन ये गोल अलग है। दोनों में डिफरेंस याद रखिए, दोनों की फुल फॉर्म से अलग है, दोनों का पर्पज़ अलग है। और वह स्टेट लेवल का है, ये पूरा इंडिया लेवल का है, ठीक है। तो ये गोल है जिसे लॉन्च किया गया था इन द ईयर, यानी इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जिसका मकसद है कि 5000 यूथ्स को डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन चीज़ों से कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 5000 यूथ्स को, 5000 एंटरप्रेन्योर्स को, जो नए नए शॉपर्स है, उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी इस गोल मिशन के द्वारा। अब इस गोल मिशन का टारगेट रखा गया था कि आने वाले 5 सालों में ये 5000 लोगों को ट्रेन करेंगे, और इसमें अब इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है रिसेंटली। और याद रखिए गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इस फुल फॉर्म में समझ में आता है कि ये एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म है। और ये यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था अर्जुन मुंडा के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इनमें एक कोच होगा जो कि एक एआई बेस्ड कोच है, मेटा बिजनेस कोच। ये एआई बेस्ड कोच है जो कि व्हाट्सएप पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, आपको किसी प्रकार का इश्यू चाहिए तो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है तो आप इस गोल इनिशिएटिव से जुड़ जाइए, इसे ट्रेनिंग लीजिए और आप इजीली अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहना है ट्राइबल मिनिस्ट्री और मेटा के द्वारा। इसमें आप 9 प्रकार की लैंग्वेजेस अलग अलग है, आप जिसमें आप कंफर्टेबल है आप उसमें लैंग्वेज ले सकते हैं। अर्जुन मुंडा की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंटी झारखंड है, याद रखिए खुंटी झारखंड। फेसबुक आपको पता ही है अमेरिका की एक कंपनी है। इंडियाज़ फर्स्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट लॉन्चेज इन कर्नाटका। देखिए सोलर प्लांट तो काफ़ी लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शनली ओन्ड का क्या मतलब है? और ये पहला है। फ्रैक्शनली ओन्ड का मतलब है कि आप अपना, यानी एक कंपनी लॉन्च करिए तो उस कंपनी पूरा ओन्ड कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा, इसमें कई लोग जुड़े होंगे, यानी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक शेयर मार्केट की तरह काम करेगा, एक स्टॉक मार्केट की तरह काम करेगा। अगर किसी कंपनी ने ये सोलर लॉन्च किया है, जैसे ये लॉन्च किया जा रहा है पाइसे फिनटेक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है ये प्लांट, जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी है और कर्नाटका में लॉन्च कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें मिनिमम 5000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे 50,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किए तो इसमें कई लोगों की हिस्सेदारी होगी इस प्लांट में। कोई 50,000 इन्वेस्ट करेगा, कोई लाख रुपये, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, ऐसे अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा। और फिर जो प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट इस प्लांट से जो प्रॉफिट होगा वो जैसे इन्वेस्ट किया गया उस इन्वेस्टमेंट के फ्रैक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा वो प्रॉफिट। तो ये एक फर्स्ट ऑफ काइंड्स इनिशिएटिव है सोलर इंडस्ट्री में कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और प्रॉफिट गेन कर सकता है।
तो याद रखिए, फ्रैक्शनली ऑन फर्स्ट सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया, कर्नाटका में लॉन्च किया, किस कंपनी ने, पाइसे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। और इसमें मिनिमम टिकट साइज़ 5,000 रुपये है, कम से कम 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है, जो कि इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, वह राजस्थान में 14,000 एकड़ में ये स्थित है। 14,000 एकड़ में स्थित है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, जिसका नाम है भाडला सोलर प्लांट। भाडला सोलर प्लांट इसका नाम है। अगली न्यूज़ है, श्री नितिन गडकरी इनोग्रेट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। राजस्थान में रिसेंटली 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, किसके द्वारा, मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज़ को हेड करते हैं। और इन्हीं के द्वारा 9 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जो कि 243 किलोमीटर की लेंथ के हैं दोनों, पूरे 9 प्रोजेक्ट्स। और टोटल कॉस्ट जो आएगी वह होगी 1357 करोड़ रुपीज़। तो याद रखिए, 1357 करोड़ रुपीज़ के 243 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किए, राजस्थान में। अगली न्यूज़, बजाज अलायंस लॉन्चेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान। देखिए, ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान का मतलब ये है, अगर आपने हेल्थ प्लान ले लिया, ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान ले लिया, तो आप अब्रॉड किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट लेकर आप कंपनसेशन ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये है ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान, यानी आप अपना ट्रीटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं अब्रॉड भी विदाउट एनी हसल एंड टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। तो याद रखिए, ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान जो कि इस प्रकार का पहला प्लान है, ये लॉन्च किया है बजाज अलायंस ने इसे लॉन्च किया है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड IDFC फर्स्ट बैंक फॉर्म्स बैंक का इंश्योरेंस टाई अप। देखिए, बैंक का इंश्योरेंस जो होता है ना, वो 2 कंपनीज़ के बीच होता है, 2 लोगों के बीच होता है, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच होता है। कौन कौन से, इसमें सिर्फ होना चाहिए, एक तो होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी, एक होनी चाहिए बैंक। 2 के बीच में, अगर बैंक और इंश्योरेंस के बीच में अगर पार्टनरशिप हो रही है तो उसे बोला जाएगा बैंक का इंश्योरेंस। और ये टाई अप अब रिसेंटली किस किस के बीच हुआ, ये हुआ IDFC फर्स्ट बैंक के बीच और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बीच हुआ है। अब इसमें क्या होता है, बैंक का इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके पास बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं, यानी एक वाइड एक रेंज होती है लोगों की, ताकि आप वह जो इंश्योरेंस कंपनी वह अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली सेल कर सकती है बैंक के कस्टमर्स को। दूसरा, बैंक कस्टमर्स को भी जो ये बेनिफिट्स होता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आ रही है, अच्छे प्लान्स दे रही है, तो बैंक को फ़ायदा है कि कस्टमर जुड़े रहेंगे, उन्हें अच्छे प्लान्स मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल दोनों को बेनिफिट्स होता है इसमें। तो बैंक का इंश्योरेंस अब रिसेंटली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और IDFC फर्स्ट बैंक ने टाई अप किया है, फॉर्म किया है ये बैंक का इंश्योरेंस। तो इन दोनों का नाम याद रखिए, और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बैंक का इंश्योरेंस आपको महीने में 1-2 तो देखने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस कर ही लेती है। IDFC फर्स्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। इसके फर्स्ट में इसके नाम छिपा है। अगर IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन आपको पता करनी है तो जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है वही इसका आंसर है, ऑलवेज यू फर्स्ट। अगली न्यूज़ है, क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस एंड स्पेंड्स हिट ए हाई रिकॉर्ड इन मई 2022। हाईएस्ट, आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है मई 2022 में, यानी क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस के मामले में भी और क्रेडिट कार्ड में यानी स्पेंड्स करने में, यानी जो लोगों ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हैं, खर्च किए हैं इस मामले में, और सबसे ज़्यादा जो बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड इशू किए गए इस मामले में मई मंथ सबसे टॉप पर रहा है। सबसे ज़्यादा मई मंथ में ऐसा किया गया है, ऐसा कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसमें क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कार्ड किसने इशू किए हैं, तो HDFC बैंक ने इशू किए हैं, HDFC बैंक ने इशू किए हैं। और अगर बात करें कि इसमें खर्च में यानी स्पेंड्स में सबसे ज़्यादा किस बैंक के क्रेडिट कार्ड से किया गया, तो इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। खर्च किस में किया जाता है, देखिए क्रेडिट कार्ड का खर्च किया जाता है जैसे कि ई-कॉमर्स स्पेंडिंग यानी ऑनलाइन परचेजिंग, हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल में, यानी और कई आइटम्स होते हैं, टूरिज्म सेक्टर में हो गए। इन चीज़ों में जो खर्च किया जाता है क्रेडिट कार्ड्स में, इस मामले में टॉप किया है इंडसइंड बैंक ने। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड्स का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों में जो मई मंथ में वह हुआ है 1.13 लाख करोड़ रुपीज़ का, 1.13 लाख करोड़ रुपीज़ का स्पेंड हुआ है। और अगर अमाउंट की यानी अगर क्वांटिटी की बात करिए, क्रेडिट कार्ड कितने 2022 में यूज़ हुए, तो 76.9 मिलियन। हम बात कर सकते हैं कि इतने क्रेडिट कार्ड्स
अवेलेबल थे मई मंथ इन 2022। तो याद रखिए 76.9 मिलियन अगर बात करें तो यानी 7.69 करोड़ इतने क्रेडिट कार्ड यूज़ हुए हैं और मई मंथ में, और 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ का स्पेंड हुआ है, जो कि 7.8% हाइयर है देन द 1.05 करोड़ इन स्पेंड इन यानी पिछले मंथ, यानी अप्रैल में जितना खर्च हुआ उसका 7.8% हायर है इन द मई 2022। याद रखिए। अगली न्यूज़ है, नाबार्ड साइन एन MOU विद कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो कि बेंगलुरु का एक बैंक है, बेंगलुरु हेडक्वार्टर बैंक है, फॉर द फॉर्मेशन एंड लिंकिंग ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली नाबार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया? कैनरा बैंक के साथ MOU साइन किया। अब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए, ये ग्रुप्स होते हैं 4 से 10 इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 इन लोगों का ग्रुप होता है। और ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि अगर किसी को इन ग्रुप्स में किसी को लोन लेना है तो बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ये इसके क्या करते हैं? गारंटर होते हैं। ये इसको गारंटी देते हैं कि अगर ये पे नहीं करता है तो हम पे करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल अगर लोन लेता है तो ये होते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, यानी एक दूसरे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर ले लेते हैं और एक लोन उठा लेते हैं, लोन का बेनिफिट्स ले लेते हैं। और जैसे एक इंडिविजुअल ने अभी लिया, फिर अगले टाइम में दूसरे इंडिविजुअल ने बेनिफिट लिया, फिर तीसरे, लगभग सभी अपने आप को बेनिफिट कर लेते हैं लोन के सेक्टर में। तो एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है जो लोन्स का एंजॉयमेंट लेते हैं, लोन्स लेते हैं बैंक से और इनकी गारंटी एक दूसरे आपस में ले लेते हैं। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। अब इन्हीं ग्रुप्स को लोन देने के लिए रिसेंटली नाबार्ड ने कैनरा बैंक के साथ MOU साइन किया। अब ये कैनरा बैंक इन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को लोन देगा। नाबार्ड ने इसलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स आपको मेनली फार्मर्स में देखने को मिलेगा, रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगा। तो इसलिए नाबार्ड ने कैनरा बैंक के साथ MOU साइन किया है ताकि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को लोन दिया जा सके। और ये जो सारे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो बिजनेस होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है? सिमिलर होती हैं। एक जैसे मिलता जुलता उनका बिजनेस होता है और एक दूसरे को गारंटी देते हैं। और ये MOU साइन किया कैनरा बैंक के साथ टू प्रोवाइड, यानी देश में जितने भी 2510 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है, यानी कर्नाटका में बात की जा रही है, कर्नाटका में जितने भी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है, ये मेनली कर्नाटका के लिए लॉन्च किया गया है। ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ये कर्नाटका के जो जितने भी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है 2510 इनके लिए ये लॉन्च की गई क्रेडिट फैसिलिटी। अगली न्यूज है, कैश फ्री पेमेंट एंड इजी ट्रांसफर पार्टनर्स टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज। कैश फ्री पेमेंट ये इंडिया का एक पेमेंट सॉल्यूशन है जो कि यानी एजुकेशन से रिलेटेड पेमेंट अगर आपको करना है, यूनिवर्सिटीज़ में पेमेंट करना है स्टूडेंट्स को, तो ये एक फास्टर, ईजियर और चीपर प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। कैश फ्री पेमेंट्स ईजिली अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में। दूसरा है इजी ट्रांसफ़र। इजी ट्रांसफ़र एक चाइना का प्लेटफॉर्म है, चाइना का पेमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि एक देश से दूसरे देश में, यानी ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करने में सुविधा प्रदान करता है। जैसे एक देश को दूसरे देश में अगर यूनिवर्सिटी है किसी दूसरे देश में, तो अगर मनी ट्रांसफ़र करना है तो इजी ट्रांसफ़र से आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चाइना का लार्जेस्ट ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। अब इसी के साथ इंडिया के जो कैश फ्री पेमेंट है, जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं अगर अब्रॉड पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ी पे करना चाहते हैं, तो अब ये कैश फ्री प्लेटफॉर्म से इजीली कर सकते हैं क्योंकि कैश फ्री पेमेंट ने अब रिसेंटली इजी ट्रांसफ़र के साथ MOU साइन कर लिया है। अगली न्यूज़ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स लॉन्चेस पेरोल ऑटोमेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस, इन शॉर्ट पद्म। याद रखिए, पद्म जो एक प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और पद्म प्लेटफॉर्म डिफेंस मिनिस्ट्री के भी किस डिपार्टमेंट के द्वारा? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब इसका मकसद है जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जितने भी हम कह सकते हैं सैनिक है, जितने भी सोल्जर्स है, उन लोगों को पे और अलाउंसेस जो दिए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली उन्हें दिए जाएंगे बिना किसी ह्यूमंस के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ये पे एंड अलाउंसेस इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जितने भी जो सोल्जर्स हैं उनको पे किया जाएगा। ये है पद्म सिस्टम जिसमें ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है और ये कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम है, यानी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। किसको कितना अलाउंस देना है, किसको कितना पे देना है, ये सारी चीज़ें यह पॉसिबल होगी किसके द्वारा, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर? तो याद रखिए पद्म प्लेटफॉर्म। तो पद्म प्लेटफॉर्म डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है CGDA डिपार्टमेंट के द्वारा।
अगली न्यूज़ है मुकेश अंबानी रिजाइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो एंड आकाश अंबानी जो कि उन्हीं के सन है वो ये अब बन गए नए चेयरमैन। तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बन गए? रिलायंस के नए चेयरमैन बन गए आकाश अंबानी। और लेकिन जो जियो प्लेटफॉर्म है, ओनली जियो जो कि टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस की ही, ये रिलायंस कंपनी जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ही रहेंगे। इन्होंने रिजाइन नहीं किया इस पोस्ट से। ये सिर्फ रिलायंस जियो जो रिलायंस के बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो है, इससे इन्होंने रिजाइन किया है और इसके नए चेयरमैन बन गया आकाश अंबानी। आकाश अंबानी अब 27 जून 2022 से चेयरमैन रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी 1973 में और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी। क्योंकि लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई किसने? DRDO ने। इसे यूज़ कौन करेगा? इंडियन आर्मी। तो दोनों ने आपस में मिलकर इसका टेस्ट फायर किया। अब देखिए लेज़र गाइडेड का मतलब तो ये होता है कि लेज़र से डायरेक्शन किया जाएगा किसे हिट करना है लेज़र के द्वारा, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर हैवी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, यानी हैवी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए, उन्हें हिट करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यूज़ किया जाता है। और ये लेज़र गाइडेड है, और लेज़र गाइडेड जो होते हैं टैंक्स वो हिट करते हैं लेज़र के द्वारा इन हेवीली आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स को। अब रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया अहमदनगर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में अहमदनगर, वहाँ से टेस्ट फायर किया गया। और टेस्ट फायर किया गया था अर्जुन जो टैंक है, यानी मेन बैटल टैंक है अर्जुन, इस अर्जुन से ये हिट किया गया था, टेस्ट फायर किया गया था। तो आपको याद रखना है DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया। कहाँ से किया गया? अहमदनगर महाराष्ट्र से। अगली न्यूज है कैपस्टोन मिशन। कैपस्टोन मिशन देखिए नासा का मिशन है, मिशन तो नासा का है, लेकिन ये जो कैपस्टोन मिशन है ना, ये ओन्ड और मैनेज किया जाता है एडवांस स्पेस के द्वारा। एडवांस स्पेस ने इसे बनाया है, लेकिन लॉन्च कर रहा है नासा सिर्फ लॉन्च कर रहा है इसे, और ये मैनेज किया जाता है और ये ऑन किया जाता है, बिलोंग करता है एडवांस स्पेस के द्वारा। एडवांस स्पेस ये US की ही एक स्पेस कंपनी है, जैसे कि स्पेस एक्स है वैसे ही एडवांस स्पेस है। और रिसेंटली कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि ये लॉन्च किया गया है किसके लिए? तो ये लॉन्च किया गया मून के लिए। ऐसा माना जाता है कि कैपस्टोन मिशन जैसे लॉन्च हो गए, वैसे तो जैसे सक्सेसफुली हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है, ये माना जा रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मिशन है। यानी बेस्ट मिशन का कहने का मतलब है आने वाले टाइम में अगर कोई मून में अगर अपना मिशन लॉन्च करेगा तो इस कैपस्टोन मिशन की मदद से वह ईजिली अपना मिशन लॉन्च कर सकता है, बिना किसी हसल के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, इजीली बहुत कुछ डेटा इनको देखने को मिलेगा। तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया न्यूजीलैंड की एक ईस्ट कोस्ट पर जगह जिसका नाम है महिया पेनिसुला। ये महिया पेनिसुला में इनका एक लेबोरेटरी कह सकते हैं या लॉन्च पैड कह सकते हैं, जिसका नाम है रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1। यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, याद रखिए न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। और रॉकेट्स लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, उस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज है द कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव conferred मेघदूत अवार्ड फॉर 2021 to recognize the good performance of employers of डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट परफॉर्म देते हैं, अपना जो बेस्ट एफर्ट्स देते हैं, उन लोगों को मेघदूत अवार्ड दिया जाता है। और मेघदूत अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। अभी रिसेंटली दिया गया अवार्ड्स, और ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया, और इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें एक तो मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट और 21,000 रुपये दिए जाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना, मेघदूत किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है, और रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अगली न्यूज़ है इंडियन स्टार्टअप IG ड्रोन विंस प्रेस्टिजियस ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड। देखिए अवार्ड दिया जाता है उन ड्रोन कंपनीज़ को जो अपने ड्रोन्स का बेस्ट यूज़ करती है, यानी लोगों की हेल्प करने में, कम्युनिटीज़ की हेल्प करने में, इन द टाइम ऑफ डिजास्टर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। किसी भी डिजास्टर में अगर ड्रोन्स की आवश्यकता होती है और वह कंपनी का ड्रोन प्रोवाइड कराती है और अपने ड्रोन्स का बेस्ट क्वालिटी यूज़ करती है, उन कंपनीज़ को अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया IG ड्रोन्स के द्वारा। IG ड्रोन को ये अवार्ड दिया गया क्योंकि IG ड्रोन ने
अपने जो ड्रोन्स है उनका यूज़ किया था टू इन हेल्पिंग लोकल कम्युनिटीज़ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यानी अपनी टेक्नोलॉजी से वह भी स्टेक होल्डर्स को डाइवर्स कर दी, उन लोगों को दे दी कि ड्रोन्स की इस क्वालिटी का यूज़ करें और लोगों की मदद करें। इसी के रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया गया है IG ड्रोन्स को। IG ड्रोन्स जो कि दिल्ली बेस्ड एक ड्रोन प्लेटफॉर्म है, ड्रोन एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म है। याद रखिए IG ड्रोन ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया है। अगली न्यूज़ है नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड 2021। नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। अभी अवार्ड दिया गया है 13 यानी 13 नॉमिनेट्स को ये अवार्ड दिया गया है नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, इसी मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और ये 4th साइकिल है, 4th टाइम दिया जा रहा है ये अवार्ड, 4th साइकिल है। ये 2021 में दिया जा रहा है, 2021 में कोविड के कारण नहीं दिया गया था, लेकिन अभी से दिया जा रहा है। और इस नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड इसकी थीम है इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन। इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन ये अवार्ड दिया जाता है उन कंपनीज़ को जो नेशनल हाईवेज़ को बेस्ट तरीके से बनाती है, उन कंपनीज़ को जो कंस्ट्रक्शन में बेहतर तरीके से कह सकते हैं इनोवेशन लेकर आती है या फिर यानी अच्छे से बनाती है, उन कंपनीज़ को दिया जाता है ये नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड। और 13 नॉमिनेट्स को ये दिया गया है। किन किन को दिया गया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ये दिया जाता है जैसे कि बेस्ट यानी किस कंपनी ने इनोवेशन में बेस्ट यूज़ किया, किसने टेक्नोलॉजी यूज़ की, किसने सबसे लंबा कम टाइम में बनाया, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो इनोवेशन एंड एक्सीलेंस में दिया जाता है ये अवार्ड। नितिन गडकरी जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है, इनका नाम याद रखिए, नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। अगली न्यूज़ है ओडिशा गवर्नमेंट बैग्स फर्स्ट प्राइज़ इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। नेशनल MSME अवार्ड दिया गया है उस स्टेट को दिया गया है जिसने बेस्ट यानी MSMEs को बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, उनको बेस्ट प्रमोशन दिया है, उन्हें बेस्ट बेनिफिट्स दिए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। उन राज्यों को ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसमें टॉप किया है ओडिशा ने। ओडिशा ने MSME सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर्स, इतना आप समझ लीजिए कि उनके बेस्ट परफॉर्म बेस्ट डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स सबसे ज़्यादा किस राज्य ने किए हैं, तो ओडिशा ने किए हैं। इसी के रिगार्डिंग ओडिशा को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है 44 कैटेगरीज़ में कि किस राज्य को दिया जाना है। इन 44 कैटेगरीज़ में टॉप किया है ओडिशा ने, फॉलोड बाय बिहार एंड हरियाणा। बिहार सेकेंड पोजीशन पर आता है और हरियाणा थर्ड पोजीशन पर आता है। इन तीनों की रैंकिंग आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंडियन क्रिकेट टीम डिफीटेड आयरलैंड क्रिकेट टीम इन द आयरलैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज़। आयरलैंड के साथ हुई T20 इंटरनेशनल सीरीज़ विद इंडिया। अब इसमें जो ओवरऑल विनर है वह इंडिया रहा है। इंडिया की क्रिकेट टीम ने ओवरऑल जीता है और हराया किसको, आयरलैंड को ही हराया, क्योंकि आयरलैंड T20 आई सीरीज़ है। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप और याद रखिए। देखिए आयरलैंड के जो कैप्टन है वह कौन है, एंड्रयू बेलबेरी ने। एंड्रयू बेलबेरी ने ये आयरलैंड के कैप्टन है और इनका नाम याद रखिए। और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के आयरलैंड के साथ हुई इसके कैप्टन थे, इनका नाम याद रखिए। अब इसमें 3 लोगों के और नाम याद रखने। एक तो उमरान मलिक जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं और इन्होंने अपना डेब्यू किया था इस मैच में, और इस मैच में इन्होंने डेब्यू किया और 2 मैचों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। तो 2 मैचेज़ में इन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, हर मैच में 1 विकेट। तो ये उमरान मलिक ऐसा करने वाले ये डेब्यू प्लेयर बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और दूसरा आप नाम याद रखिए दीपक हुड्डा, ये ने दिया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड, इनका नाम याद रखिए प्लेयर हुड्डा। और हार्दिक पांड्या कैप्टन है, लेकिन पहले ऐसे कैप्टन बन गए हैं जो T20 मैचेज़ में इन्होंने कैप्टन रहते हुए उन्होंने 1 विकेट लिया है। कैप्टन ऐसे पहले कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने विकेट लिया है T20 सीरीज़ में, इंटरनेशनल सीरीज़ में। ये 3-4 नाम और ये आप याद रखिए। अगली न्यूज है जस्टिस उजल भुयान टेक्स ओथ ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। इनका नाम याद रखिए, तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, उज्जल भुयान। और ये ओथ दिलवाई थी तिमलसी सौंदरराजन जो कि गवर्नर है तेलंगाना की, इनके द्वारा ये ओथ दिलाई गई थी उन्हें, जस्टिस भुयान को। अगली न्यूज है नेशनल स्टैटिक्स डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द इंडिया
ये इंडिया का नेशनल स्टैटिक्स डे ऑन 29 ऑफ जून। हर साल को 29 ऑफ जून को नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टैटिक्स का ही मेन रोल होता है किसी इकोनॉमी को पता लगाने के लिए, किसी इकोनॉमी के आने वाले डेवलपमेंट को अनुमान लगाने के लिए। जितना अगर आपके पास आंकड़ा अवेलेबल है, जितना आपके पास डेटा अवेलेबल है, जितना आपके पास स्टैटिक्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप बेस्ट से बेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट इकोनॉमी प्लान कर सकते हैं। तो ये है फॉर द बेस्ट इकोनॉमी प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है स्टैटिक्स, और इसके महत्वता को बताने के लिए हर साल नेशनल स्टैटिक्स डे हर साल 29 ऑफ जून को मनाया जाता है। 29 ऑफ जून को ये डेट क्यों चूज़ की गई? क्योंकि ये डेट है पीसी महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी। हर साल 9 जून को पीसी महालनोबिस की ये बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 29 ऑफ जून को, और इसी के बर्थ एनिवर्सरी पर ये डे भी मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिक्स डे। पीसी महालनोबिस, जिसे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। इस साल की थीम याद रखिए, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इस साल की थीम है। पहली बार 2007 में ये मनाया गया था, 2007 में पहली बार मनाया गया था, और ये 16th एडिशन है इस बार, 16th एडिशन। अगली न्यूज़ है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज जनरली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 29 ऑफ जून। हर साल को 29 ऑफ जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। देखिए, डे मनाया जाता है टू सेलिब्रेट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द ट्रॉपिकल एरियाज एंड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ ट्रॉपिक्स। देखिए, ट्रॉपिक्स का इंपॉर्टेंस तो आपको पता होना ही चाहिए। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उनमें आप देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जैसे बाढ़ वगैरह आना, ये कई चीज़ें होती हैं। इससे वहाँ की जो एरिया है, वहाँ की जो एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये डे मनाया जाता है। तो याद रखिए 29 ऑफ जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। लास्ट न्यूज़ है, लीजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह पास्ड अवे। वरिंदर सिंह जो कि पंजाब से आते हैं, पंजाब से भी जालंधर जगह से आते हैं। जालंधर एक जगह है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं वरिंदर सिंह। और वरिंदर सिंह रिसेंटली पास्ड अवे, यानी इनकी मृत्यु हो गई है। और ये ओलंपियन है, ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में इन्होंने मेडल्स जीते हैं, और इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई, याद रखिए। और इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था ओलंपिक्स में 1972 में, मुनिक जो जर्मनी में है, उसके ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था हॉकी में। और इंडिया ने उस टाइम हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्हें और भी अवार्ड दिए गए, जैसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2007। 2007 में इन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। तो याद रखिए, वरिंदर सिंह, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है, ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो यह था आज का ओवरऑल 30 ऑफ जून का करंट अफेयर्स, लास्ट डे ऑफ द जून मंथ। कल पढ़ेंगे हम 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। तब तक के लिए गुड बाय।